नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एक वीडियो बनाने के पीछे हमारी कई दिनों की मेहनत, रिसर्च और एडिटिंग छिपी होती है। इसलिए अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित खौफनाक कहानी, जिसमें है एक घना जंगल, सुनसान हाईवे, एक रहस्यमय मुर्दा घर, उसका सिक्योरिटी गार्ड और रात के अंधेरे में सफ़र कर रहे चार दोस्त। रात के लगभग 9:35 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और पूरा जंगल कुछ सेकंड के लिए रोशनी में नहा जाता। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना सरकारी मुर्दा घर था। आसपास कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे और रात में तो कोई उसका नाम तक नहीं लेता था। उस मुर्दा घर में पिछले 15 साल से रघुनाथ नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करता था। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। हर रात ठीक 12 बजे मुर्दाघर के अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से गलियारे में चल रहा हो। रघुनाथ कई बार टॉर्च लेकर अंदर गया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ बंद दरवाजे, ठंडी हवा और अजीब सी बदबू ही मिली। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। उसी समय शहर से चार दोस्त, राहुल, अमन, विक्की और समीर, अपनी कार से हाईवे पर घूमने निकले थे। चारों कॉलेज के दोस्त थे और छुट्टियों का मजा लेने के लिए लंबी ड्राइव पर निकले थे। कार में तेज म्यूजिक बज रहा था, सब हंस रहे थे। अचानक कार के सामने से एक काला साया बिजली की तरह सड़क पार कर गया। राहुल ने जोर से ब्रेक लगाया। कार सड़क पर फिसल गई। ये क्या था? सबने बाहर देखा, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। विक्की हंसते हुए बोला, अरे यार, कोई जानवर होगा। तभी समीर ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, अगर जानवर था तो उसके पैर उल्टे क्यों थे? ये सुनते ही कार के अंदर सन्नाटा छा गया। इसी बीच कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। राहुल ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। चारों दोस्त मजबूर होकर कार से नीचे उतरे। चारों तरफ घना जंगल, दूर कहीं उल्लू की आवाज़ और ठंडी हवा। तभी उन्हें जंगल के अंदर एक पुरानी इमारत दिखाई दी। उसके बाहर टिमटिमाती हुई एक पीली लाइट जल रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, लोहे के जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, जिला शवगृह। और ठीक उसी समय अंदर से किसी औरत की बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जिस जगह कदम रखा है, वहां से आज तक कोई भी इंसान वैसा लौटकर नहीं गया जैसा वह अंदर गया था। चारों दोस्त कुछ पल तक उस पुराने मुर्दाघर के बाहर खड़े रहे। तेज हवा चल रही थी और जंग लगे लोहे का बोर्ड बार बार हिलकर अजीब आवाज कर रहा था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक, कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे लगभग 55 साल का एक दुबला पतला आदमी हाथ में टॉर्च लिए खड़ा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ था और आवाज बेहद धीमी। कौन हो तुम लोग? राहुल बोला। अंकल, हमारी कार रास्ते में खराब हो गई है। क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? गार्ड ने चारों को कुछ पल तक बिना पलक झपकाए देकर बोला, रुक सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रात के 12 बजे के बाद चाहे कुछ भी सुनाई दे, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। समीर ने पूछा, क्यों? गार्ड ने गहरी सांस ली, क्योंकि जो बाहर निकलता है वो सुबह तक इंसान नहीं रहता। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा शायद बूढ़ा उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। गार्ड उन्हें अंदर ले गया। एक पुराना ऑफिस था। अंदर एक दीवारों का पेंट उखड़ चुका था। कोने में एक टेबल, 2 टूटी कुर्सियां और एक पुरानी घड़ी लगी थी। घड़ी में समय था, एवं हसत रात। गार्ड ने कहा, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर वह अंदर चला गया। तभी विक्की की नज़र सामने वाले लंबे गलियारे पर पड़ी।
गलियारे के आखिर में एक सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। राहुल, तूने देखा? राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर लगी घड़ी ने दांत बजने की टीप बजानी शुरू कर दी। ठन ठन ठन। 12वीं घंटी खत्म होते ही पूरे मुर्दा की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में गलियारे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों से उनकी ओर बढ़ रहा हो। राहुल ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चलाई। रोशनी गलियारे पर पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से गार्ड की घबराई हुई आवाज आई, टॉर्च बंद करो, अभी बंद करो। राहुल ने टॉर्च बंद कर दी। राहुल ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। गार्ड की सांस तेज चल रही थी। वह फुसफुसाया, अगर उसने रोशनी देख ली तो वह यहाँ आ जाएगा। चारों दोस्त अब सचमुच डर चुके थे, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि उसी समय मुर्दा घर के सबसे आखिरी कमरे एक बंद फ्रीजर अपने आप खुल चुका था और उसके अंदर रखा एक शव धीरे धीरे बैठ चुका था। फ्रीजर नंबर 10 मुर्दा घर के अंदर इतना सन्नाटा था कि चारों दोस्तों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। रघुनाथ गार्ड ने कांपती आवाज में कहा, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी गलियारे के आखिर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। अमन घबरा गया। राहुल, लगता है कोई सच में मुसीबत में है। रघुनाथ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, वह इंसान की आवाज नहीं है। जो भी उसे सुनकर बाहर जाता है वापस नहीं आता। इतने में धड़ाम, मुर्दा घर के अंदर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज गूंजी। फिर एक और धड़ाम। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से बोला, फ्रीजर नंबर 10। राहुल ने पूछा, उसमें क्या है? रघुनाथ ने कांपते हुए जवाब दिया, 3 दिन पहले हाईवे से एक अज्ञात शव मिला था। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, फिर उसे फ्रीजर नंबर 28 में रख दिया। उसी रात से मुर्दा घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। तभी पूरे गलियारे में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। मोबाइल की टॉर्च अपने आप टिमटिमाने लगी और फिर गलियारे के अंत में एक काला साया दिखाई दिया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी 2 सफेद चमकती आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थी। समीर डर के मारे फुसफुसाया, वो हमें देख रहा है। अचानक वह साया एक झटके में गायब हो गया। चारों ने राहत की सांस ली ही थी कि ठक, पीछे से किसी ने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। फिर ठक ठक ठक। रघुनाथ ने डरते हुए कहा, कोई भी दरवाजा मत खोलना, लेकिन दस्तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, रघुनाथ, दरवाजा खोलो। यह आवाज बिल्कुल रघुनाथ के साथी गार्ड की थी, जिसकी मौत 2 साल पहले इसी मुर्दा घर में हो चुकी थी। रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल आए। वह बुदबुदाया, नहीं, यह फिर आ गया। और तभी दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे काला धुआं कमरे के अंदर घुसने लगा। उस धुएं के साथ पूरे कमरे में शड़व जैसी बदबू फैल गई। चारों दोस्तों ने अपनी सांसें रोक ली। अचानक गलियारे की तरफ से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आने लगी। ठप 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 आवाज हर पल करीब आती जा रही थी और अगले ही पल ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने ताकत से हमला किया। धड़ाम। पूरा दरवाजा जोर से हिल गया। दरवाजा इतनी जोर से हिला कि उसकी लकड़ियां चमड़ाने लगी। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। बाहर से फिर वही आवाज आई, रघुनाथ, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। लेकिन इस बार वह आवाज इंसान जैसी नहीं थी। हर शब्द के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रघुनाथ ने कांपते हुए अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और टेबल के नीचे बने छोटे से लोहे के बक्से को खोला। उसके अंदर एक पुरानी लालटेन, कुछ अगरबत्तियां और एक छोटा सा ताबीज रखा था। उसने ताबीज राहुल के हाथ में देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। जब तक ये तुम्हारे पास है शायद वह तुम्हें छू नहीं पाएगा। तभी पूरे मुर्दा घर की बिजली एक पल के लिए वापस आ गई। लाइट जलते ही चारों की नजर दरवाजे के नीचे पड़ी, जहां बाहर खड़े किसी इंसान की परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन उस परछाई के 2 नहीं, 4 पैर थे। अगले ही पल बिजली फिर चली गई। धड़ाम। इस बार दरवाजा आधा टूट गया। ठंडी हवा कमरे में भर गई।
अचानक गलियारे से लोहे की ट्रॉली अपने आप चलने लगी। वह ट्रॉली धीरे धीरे ऑफिस की तरफ आ रही थी। जब वह दरवाजे के सामने आकर रुकी तो चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। उस ट्रॉली पर सफेद कपड़े से ढका हुआ एक शव पड़ा था। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर उस शव का दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और उसने अपने चेहरे पर पड़ा सफेद कपड़ा खुद ही हटा दिया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला था, आंखें पूरी खुली हुई थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। समीर चीख पड़ा, भागो! लेकिन रघुनाथ ने उसे पकड़ लिया। नहीं, बाहर मौत है। उसी समय मुर्दाघर के पीछे वाले हिस्से से किसी औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। फिर एक बच्चे के रोने की आवाज और उसके बाद एक साथ दर्जनों लोगों की धीमी हंसी। पूरे मुर्दाघर की दीवारें जैसे उन आवाजों से कांपने लगी। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? रघुनाथ ने आंखें बंद कर ली। ये जगह सिर्फ शव रखने की नहीं है। यहाँ कई ऐसी आत्माओं की कहानियां दबी है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। इतना कहते ही गलियारे के आखिर में फ्रीजर नंबर 13 का दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें धीरे धीरे दिखाई देने लगी और फिर एक भारी ठंडी आवाज पूरे मुर्दाघर में गूंज उठी, आज कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। चारों दोस्त वहीं जड़ हो गए। उन्हें अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक डरावनी रात नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे भयावह परीक्षा बनने वाली थी। मुर्दाघर में सन्नाटा ऐसा था कि हर किसी की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। फ्रीजर नंबर 13 के अंदर से आती लाल चमकती आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, रघुनाथ अंकल, ये आखिर है कौन? रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, लगभग 20 साल पहले इस हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। आधी रात में एक तेज रफ्तार बस जंगल के मोड़ पर पलट गई। उस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो एक शव कभी नहीं मिला। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा आज भी इस जंगल और मुर्दाघर के बीच भटकती है। इतना सुनते ही फ्रीजर नंबर 6 का दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। अंदर रखा शव अब वहां नहीं था। चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो पीछे से ठंडी सांस किसी के कानों से टकराई। समीर ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर लगी बड़ी घड़ी अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगी। समय जैसे पीछे लौट रहा था। तभी पूरे मुर्दाघर में एक साथ सभी फ्रीजर के दरवाजे हिलने लगे। धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बंद सभी शव बाहर निकलना चाहते हैं। रघुनाथ जोर से बोला, सब लोग मेरे पीछे आओ। वह चारों दोस्तों को लेकर एक पुराने स्टोर रूम की ओर भागा। अंदर पहुंचकर उसने लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में धूल से ढकी पुरानी फाइलें और टूटे हुए स्ट्रेचर पड़े थे। राहुल की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं बचा। फ्रीजर नंबर 13 में जो रखा है वह इंसान नहीं है। अचानक डायरी के बाकी पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और उसी अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम देर से आए। समीर ने डरते हुए टॉर्च दोबारा जलाई। रोशनी पड़ते ही कमरे के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वह आकृति बिजली की रफ्तार से उनकी ओर झपटी। जैसे ही वह काली आकृति चारों दोस्तों की ओर झपटी, रघुनाथ जोर से चिल्लाया, सब नीचे झुको। चारों दोस्त तुरंत नीचे झुक गए। काली परछाई उनके सिरों के ऊपर से तेजी से निकलकर दीवार से टकराई। धड़ाम। पूरा स्टोर रूम कांप उठा। अगले ही पल वह आकृति फिर गायब हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, अब क्या करें? रघुनाथ ने धीरे से कहा, इस मुर्दाघर के पीछे एक पुराना मंदिर है। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद बचने की उम्मीद है, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें इसी अंधेरे गलियारे से गुजरना होगा। सबने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे स्टोर रूम का दरवाजा खोला। बाहर पूरा गलियारा धुंध से भरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा। तभी गलियारे के बीचों बीच एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसने सफेद फ्रॉक पहन रखी थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह चुपचाप खड़ी थी। अमन ने कहा, शायद ये रास्ता भटक गई है। रघुनाथ जोर से चिल्लाया, नहीं, उसकी तरफ मत जाना।
लेकिन तभी बच्ची ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक वह बच्ची पलक झपकते ही गायब हो गई। उसी समय पीछे से किसी ने समीर का पैर पकड़ लिया। समीर जमीन पर गिर पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, राहुल बचाओ। राहुल और विक्की ने उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। कुछ सेकंड बाद समीर छूट गया, लेकिन जब सबने नीचे देखा तो फर्श पर किसी इंसान के हाथ का कोई निशान नहीं था। सिर्फ गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे फ्रीजर नंबर 3 की तरफ जा रहे थे। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, हमें अपने पास बुला रहा है। तभी मुर्दाघर के सभी दरवाजे एक साथ अपने आप बंद हो गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा भवन अंधेरे में डूब गया। दूर से फिर वही भारी आवाज सुनाई दी, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। अचानक गलियारे के आखिर में फ्रीजर नंबर 3 के सामने एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ मुर्दाघर की दीवारें कांपने लगीं। रघुनाथ ने ताबीज को कसकर पकड़ा और बोला, अब या तो हम इस रात से बच जाएंगे या फिर हमेशा के लिए इसी मुर्दाघर का हिस्सा बन जाएंगे। रघुनाथ ने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। सामने खड़ी लाल आंखों वाली काली आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। ठक ठक ठक। उसके हर कदम के साथ पूरा मुर्दाघर कांपने लगा। राहुल ने डरते हुए कहा, अगर हम यहीं खड़े रहे तो हम सब मारे जाएंगे। रघुनाथ ने तुरंत इशारा किया, मेरे पीछे भागो। पांचों लोग गलियारे की दूसरी तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से वह काली आकृति भी उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उनका पीछा कर रही हो। दौड़ते दौड़ते वे मुर्दाघर के एक पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां दीवारों पर जाले लगे थे और वर्षों से कोई नहीं आया था। अचानक रघुनाथ एक टूटी हुई अलमारी के सामने रुक गया। उसने अलमारी को जोर से धक्का दिया। अलमारी हटते ही पीछे पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी जो नीचे किसी अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थी। जल्दी नीचे चलो, रघुनाथ चिल्लाया। सब सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, ऊपर से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। वह काली आकृति सीढ़ियों के मुहाने तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने नीचे आने की कोशिश की, वह अचानक रुक गई। कुछ पल तक वह वहीं खड़ी रही, फिर एक भयानक चीख मारकर अंधेरे में गायब हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली, लगता है हम बच गए। रघुनाथ ने सिर हिलाया, नहीं, असली डर तो अब शुरू हो गया। तहखाने में चारों तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारियां, टूटी हुई फाइलें और धूल से ढके लोहे के बक्से पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, बैग जिस पुराने जमाने का एक बड़ा सा रजिस्टर रखा था। राहुल ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, जिसने भी यह पढ़ा वह अब इस मुर्दाघर का राज जान चुका है। अगले पन्ने पर 20 साल पहले हुए बस हादसे का पूरा रिकॉर्ड था, लेकिन आखिरी लाइन पढ़ते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, बस हादसे में कुल 38 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मुर्दाघर में सिर्फ 38 शव ही पहुंचे थे। अमन ने घबराकर पूछा, तो 32वां शव कहाँ गया? तभी तहखाने के बिल्कुल पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं यहीं हूं। चारों दोस्तों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे के बीच एक लंबा साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और इस बार उसके पीछे कई और धुंधली परछायां भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस मुर्दाघर की सारी भटकती आत्माएं एक साथ जाग चुकी हो। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे राहुल पर टिकी थी। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे के पीछे छिप गए। तभी धड़ाम, तहखाने का लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रघुनाथ कांपती आवाज में बोला, यही है 32वां शव, जो कभी मुर्दाघर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। अचानक पूरे तहखाने में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। पत्थर की दीवारों पर अपने आप लाल रंग से कुछ शब्द उभरने लगे, मुझे न्याय चाहिए, मेरी मौत दुर्घटना नहीं थी। राहुल ने हैरानी से पूछा, मतलब बस हादसा नहीं था? रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, 20 साल पहले जिस बस को हादसा बताया गया था, सच यह है कि उसे जानबूझकर खाई में गिराया गया था। कुछ लोगों ने सबूत छिपाने के लिए सच दबा दिया। इतना सुनते ही
पूरे तहखाने में एक भयानक चीख गूंज उठी। सामने खड़ी काली आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके पीछे अब थिसरफर और धुंधली परछाइयां खड़ी थीं, जैसे बस हादसे में मारे गए सभी लोग उसके साथ हों। समीर डर के मारे बोला, ये सब हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? तभी उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ा दिया। रघुनाथ जोर से चिल्लाया, राहुल, ताबीज ऊपर उठाओ। राहुल ने कांपते हाथों से ताबीज हवा में उठा दिया। अचानक ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकली। कुछ पल के लिए पूरी जगह उजाले से भर गई। सभी परछाइयां दर्द से चीखने लगीं और पीछे हट गईं। लेकिन 32वां शव वहीं खड़ा रहा। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजी, ताबीज मुझे रोक सकता है शायद, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। पत्थर की फर्श में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। अमन का पैर फिसला और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में गिरने लगा। राहुल ने आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नीचे घना अंधेरा था और उस अंधेरे से सैकड़ों धीमी आवाजें एक साथ आ रही थीं। नीचे आ जाओ, हमेशा के लिए। चारों दोस्तों को अब समझ आ चुका था कि इस मुर्दा घर का रहस्य सिर्फ एक आत्मा का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का था जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। और उसी समय तहखाने की सबसे पीछे वाली दीवार धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। अंदर से इतनी ठंडी हवा आई कि सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च उस अंधेरे रास्ते की ओर घुमाई। जैसे ही रोशनी अंदर पहुंची, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक बहुत बड़ा गुप्त कमरा था। कमरे के बीचों बीच वही पुरानी बस खड़ी थी जो 20 साल पहले हादसे में खाई में गिर गई थी। लेकिन ये कैसे संभव था? पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार तो उस बस को हादसे के बाद कबाड़ में भेज दिया गया था। बस पूरी तरह जंग लगी हुई थी, उसके शीशे टूटे हुए थे और सीटों पर धूल जमी थी। रघुनाथ कांपती आवाज में बोला, यही है उस रात की बस। जैसे ही पांचों लोग बस के पास पहुंचे, बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक सड़ी हुई बदबू आने लगी। राहुल ने हिम्मत करके पहला कदम बस के अंदर रखा। बस बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी बस की सभी सीटों पर एक एक करके धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरी बस यात्रियों की आत्माओं से भर गई। सभी चुपचाप बैठे थे और उनकी नजरें सिर्फ राहुल पर थीं। अचानक ड्राइवर की सीट पर एक काली परछाई प्रकट हुई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वही था 32वां शव। उसकी भारी आवाज गूंजी, जिसने सच छिपाया उसे आज सजा मिलेगी। इतना कहते ही बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। घर घर बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल, अमन, विक्की, समीर और रघुनाथ अंदर ही फंस गए। अचानक बस तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन यह सड़क पर नहीं चल रही थी, बल्कि उसी अंधेरे सुरंग में दौड़ रही थी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। तभी बस के अंदर बैठी सभी आत्माओं ने एक साथ अपना सिर राहुल की तरफ घुमा लिया। उनके होंठ एक साथ हिले, हमें इंसाफ दिलाओ। अगले ही पल बस इतनी तेज रफ्तार से दौड़ी कि सामने गहरी खाई दिखाई देने लगी। रघुनाथ चीखा, राहुल, अगर बस खाई में गिरी तो हम हमेशा के लिए इन आत्माओं के साथ कैद हो जाएंगे। राहुल ने पूरी ताकत से ड्राइवर की ओर छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही उसने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, 32वें शव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और वह धीरे से मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसी समय बस खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। राहुल ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ रखा था, लेकिन 32वें शव की शक्ति उसके सामने बहुत ज्यादा थी। खाई अब बस कुछ ही मीटर दूर थी। रघुनाथ जोर से चिल्लाया, राहुल, उसके शरीर से मत लड़ो, उसकी आत्मा को सच चाहिए। राहुल ने हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं वादा करता हूं कि सच दुनिया के सामने लाऊंगा, लेकिन निर्दोष लोगों को मत मारो। कुछ पल के लिए पूरी बस में सन्नाटा छा गया। 32वें शव की लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगी। तभी बस में बैठे बाकी सभी यात्रियों की आत्माएं एक एक करके खड़ी हो गई। उनमें से एक बुजुर्ग की आत्मा बोली, हमें बदला नहीं, न्याय चाहिए था। इतना कहते ही पूरी बस तेज सफेद रोशनी से भर गई।
32वें शव ने धीरे धीरे अपना हाथ राहुल के हाथ से हटा लिया। उसकी डरावनी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सच को कभी मत छिपाना। अगले ही पल पूरी बस जोर से कांपी। राहुल ने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ा। बस खाई के किनारे से मुड़ गई। अचानक चारों तरफ फैली सफेद रोशनी और भी तेज हो गई। कुछ सेकंड बाद राहुल ने अपनी आंखें खोली। वह अमन, विक्की, समीर और रघुनाथ फिर से उसी पुराने मुर्दा घर के बाहर खड़े थे। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ रही थी, लेकिन मुर्दा घर अब पूरी तरह खाली था। नन कोई तहखाना, न कोई पुरानी बस, नन फ्रीजर नंबर 30। जैसे रात की सारी घटनाएं कभी हुई न हो। रघुनाथ ने चुपचाप जमीन की ओर देखा। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राहुल ने उसे उठाया। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच सामने आने के बाद हमारी आत्माओं को शांति मिल गई। कुछ महीनों बाद सरकार ने 20 साल पुराने उस बस हादसे की दोबारा जांच शुरू की। पुराने सबूत मिले और यह साबित हुआ कि वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। दोषियों को सजा मिली। उसके बाद से उस मुर्दा घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी उस सुनसान हाईवे से गुजरने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि आधी रात के बाद जंगल के बीच एक पुरानी बस दिखाई देती है, जो कुछ सेकंड बाद अचानक धुंध में गायब हो जाती है। क्या वह सिर्फ एक भ्रम है, या फिर 32वें शव की कहानी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ।